एक वक्त का किस्सा है। चांदपुर गांव के मेले के मैदान में इनामी तकरीब का वक्त था। हर तरफ 14 अगस्त के स्टॉल सजे हुए थे और चौधरी साहब के हाथ में बेहतरीन स्टॉल की ट्रॉफी थी और सामने 2 तबाहाल स्टॉल पड़े थे, एक मीठे का और दूसरा कालू का। मीठे के स्टॉल के सारे बैच जमीन पर पड़े हुए थे और उसके सब्ज रंग के झंडे बारिश के छींटों से धुलकर पीले पड़ चुके थे। ये सब कालू की शरारत है, ये मुझे फंसाना चाहता था। मैंने तो सिर्फ वही किया था जो तूने मेरे साथ सालों पहले किया था। चौधरी साहब हैरान होकर ट्रॉफी नीचे रख देते हैं। अरे रुको रुको, पहले ये बताओ कि ये क्या हो रहा है यहाँ। अब सवाल ये है कि आखिर ये झगड़ा क्यों हुआ और कालू का मीठे से पुराना हिसाब क्या था, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। फिलहाल अब से 5 दिन पहले की तरफ चलते हैं। सूरजगंज गांव में 14 अगस्त से पहले सालाना मेला लगने वाला था और इस बार चौधरी साहब ने खास तौर पे ऐलान किया था, इस बार मेले में एक नया मुकाबला होगा जिसका 14 अगस्त का स्टार सजावट में सबसे बेहतर होगा। उसे ट्रॉफी के साथ साथ 1 लाख रुपए इनाम भी मिलेगा और फैसला तहसील से आए मेहमान जज साहब करेंगे। ये सुनकर मीठे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुशी खुशी घर आता है। अरे बेगम, हमारे तो मजे लगने वाले हैं। आज चौधरी साहब ने ऐलान किया है जिसका भी 14 अगस्त का स्टॉल बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा, उसे ट्रॉफी के साथ साथ 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। मीठे कारोबारी तो है तू, लेकिन स्टॉल लगाने का तुझे क्या पता? पिछली बार भी तूने 14 अगस्त का झंडा उल्टा लटका दिया था। बेगम वो अलग बात थी, इस बार मैं ऐसा स्टाइल बनाऊंगा कि जज साहब देखते ही वाह वाह बोल उठेंगे। उसी वक्त मीठे की सास अंदर से आवाज लगाती है, क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ओ अम्मा, मैं 14 अगस्त के स्टाइल का मुकाबला जीतने वाला हूँ। तू मुकाबला जीतेगा। पिछली 14 अगस्त पे भी तूने चूड़ियों का स्टॉल ऐसे सजाया था कि लोग उसे कबाड़ खाना समझकर गुजर गए थे। वो जमाना और था, अब देखी मैं क्या करके दिखाता हूँ। दिखा दिखा, हम तो देख रहे हैं तेरे कारनामे। ये सुनकर मीठे को गुस्सा आ जाता है और वो घर से बाहर निकल जाता है। उधर बिट्टू भी अपनी बीवी छम्मो के साथ स्टॉल की तैयारी में लगा होता है। बेगम, मैंने फैसला किया है कि हम हाथ से बने सादा मगर खूबसूरत झंडे, बैजिज और दुपट्टे बेचेंगे जो इस गांव की औरतें खुद सीती हैं। चाहे हमारा स्टॉल इतना चमकदार ना हो, लेकिन चीजें अच्छे मियार की होनी चाहिए। बिल्कुल बिट्टू जी, ईमानदारी सबसे बड़ी सजावट होती है। जबकि दूसरी तरफ मीठा सस्ता सामान खरीदने रहीम चाचा की दुकान पर आता है। क्या चाहता है मीठे? अरे रहीम चाचा, 14 अगस्त का ऐसा सामान दे जो देखने में बहुत शानदार लगे लेकिन कीमत में कम हो। बैजेस, झंडे, पट्टियाँ सब सस्ते चाहिए। मीठे, ये सस्ता माल तो पहली बारिश में ही रंग छोड़ देगा और बैजेस की पिन भी कमजोर है, टूट जाती है। और चाचा, जज ने थोड़ी बारिश में भिगोकर देखना है, आंखों को अच्छा लगे, बस यही काफी है। चल ठीक है मीठे, जैसे तेरी मर्जी। रहीम चाचा सामान दे देता है। मीठा वो सामान लोडर भर कर ले आता है। इसी दौरान मीठे की नजर कालू के स्टॉल पर पड़ती है जो काफी मेहनत से सजाया गया होता है। कालू ने मिट्टी के छोटे छोटे प्यालों पर खुद सब्ज हिलाली झंडा पेंट किया होता है। हर प्याला अलग और खूबसूरत था। मीठा दिल में सोचता है, ये कालू का स्टाइल तो मेरे से बेहतर लग रहा है। अगर ये ऐसे ही रहा तो इनाम मेरे हाथ से निकल सकता है, कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि कालू और मीठे के दरमियान पुरानी रंजिश थी। कुछ साल पहले मीठे ने कालू को एक जानवर के सौदे में धोखा दिया था। मीठे, ये बकरा तो बहुत बीमार लग रहा है, तूने कहा था सेहतमंद देगा। कालू फिक्र न कर, ये बस थका हुआ है, 2 दिन में इसकी थकन उतर जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। अगले ही हफ्ते वो जानवर बीमार होकर मर गया और जब कालू शिकायत लेकर गया तो मीठा साफ मुकर गया। ओ हेलो, मैंने तुझे बहुत अच्छा जानवर दिया था, अब अगर वो मर
गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। कालू दिल में ये बात कभी नहीं भूला था, बस मौके का इंतजार कर रहा था। मीठा परेशान घर आता है। बेगम, मैंने आते हुए कालू का स्टाइल देखा है, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे तो लग रहा है वो मुझसे पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। मीठे, ये कालू वाला मामला तो पुराना हो गया। तू फजूल चीजों पर ध्यान न दे और अपने स्टाइल पर मेहनत कर। सास जो बर्तन धोते धोते ये सब सुन रही होती है, बीच में बोल पड़ती है। मीठे, तुझे कालू से डरने की जरूरत नहीं है। तेरा सस्ता सामान देखकर पता चल रहा है तू वैसे ही मुकाबला हार जाएगा। बेगम देख, तेरी माँ हर टाइम फजूल ही बोलती रहती है। फिर रात होती है और मीठा चुपके से मैदान में जाता है और कालू के स्टॉल के प्याले हल्के से तोड़ देता है। फिर सुबह होती है, कालू अपने स्टॉल पर आता है और देखकर परेशान हो जाता है। ये क्या हुआ? रात को तो सब ठीक था, ये प्याले कैसे टूट गए? कम्मू जो वहाँ से गुजर रहा था फौरन वहाँ पर आ जाता है। कालू, तेरे टूटे प्याले देख कर लगता है ये बिल्ली का काम है या 14 अगस्त के जश्न से नाराज होकर भूत ये कर रहा है। हाँ यार, मुझे भी लगता है कुछ गड़बड़ है। रात को मैंने अजीब सी आवाजें सुनी थी, शायद कोई जिन भूत होगा। तुझे हर चीज में जिन भूत ही नजर आता है, कभी सीधी बात भी कर लिया कर। कालू को ये बातें मुतमईन नहीं कर पाती, लेकिन वो खामोश हो जाता है और नए प्याले बनाने में लग जाता है। बिट्टू जो सुबह सवेरे अपने स्टॉल की तैयारी के लिए मैदान में आया होता है, ये सब देख लेता है और कालू की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। कालू भाई, आप फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हम मिलकर जल्दी से स्टॉल दोबारा सजा लेते हैं। मीठा दूर से ये देखकर जल भुन जाता है। बेगम देख, बिट्टू कैसे कालू की मदद कर रहा है। लगता है ये दोनों मिलकर मुझे हराने का सोच रहे हैं। अरे मीठे, शायद वो सिर्फ अपने अच्छे पड़ोसी की मदद कर रहा हो। बेगम नहीं बेगम, मुझे कुछ और ही लग रहा है। अगली रात मीठा अपनी हरकत दोहराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अंधेरे में रास्ता भूल कर गलती से बिट्टू के स्टॉल की तरफ बढ़ जाता है। कालू, जिसे पहले ही शक होता है कि कोई जानबूझकर उसका स्टॉल खराब कर रहा है, वो छुपकर देख रहा होता है। कालू अंधेरे में एक साया देखता है जो बिट्टू के स्टॉल की तरफ बढ़ रहा होता है। वो चुपके से उसका पीछा करता है। अंधेरे में वो साया पहचान नहीं पाता, लेकिन उसे याद रह जाता है कि वो आदमी मीठे की तरफ वाली गली से निकल कर गया था। अगली सुबह बिट्टू के स्टॉल के कुछ दुपट्टे भी जमीन पर पड़े मिलते हैं। अब पूरे गांव में अफवाह फैल जाती है। अरे ये तो बहुत अजीब बात है, एक के बाद एक स्टॉल खराब हो रहा है। जरूर ये कोई जानबूझकर कर रहा है। मुझे लगता है ये बिट्टू खुद करवा रहा है ताकि हमारी हमदर्दी हासिल करके मुकाबला जीत ले। ये सुनकर बिट्टू को बहुत दुख होता है। आंटी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो खुद मुतासिर हुआ हूँ। उसी दौरान जॉनी, जो हर वक्त अपने आसपास होने वाली चीजों पर नजर रखता था, गौर करता है कि मीठा रात को देर से घर लौटता है और उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है। जॉनी दिल में सोचता है, बिट्टू कभी ऐसा नहीं कर सकता और कालू का तो खुद नुकसान हुआ है, लेकिन मीठा रात को देर तक बाहर क्यों घूम रहा होता है? आज रात मैं खुद छुप कर देखूंगा। मेले का दिन आ पहुंचता है। सुबह से ही मैदान में रौनक लगी होती है। एक तरफ मीठे का चमकदार रंग बिरंगा स्टॉल खड़ा होता है, दूसरी तरफ कालू के दोबारा बनाए हुए मिट्टी के प्याले धूप में चमक रहे होते हैं और बिट्टू का सादा सा स्टॉल बगैर किसी दिखावे के लोगों को अपनी तरफ खींच रहा होता है। एक ग्राहक मीठे के स्टॉल से बैज खरीद कर लगाने लगता है तो बैज नीचे गिर जाता है। अभी
अरे ये बैज तो पिन लगाते ही टूट गया। ओ हेलो, ये खास किस्म का बैज है, एक बार ही लगता है, बार बार लगाएगा तो टूटेगा ही ना। ग्राहक गुस्से में चला जाता है। उधर एक औरत बिट्टू के स्टॉल पर रुककर दुपट्टा देखती है। औरत मुतमईन होकर वापस चली जाती है और रास्ते में दूसरी औरतों को भी बिट्टू के स्टॉल की तारीफ करती हैं। मीठा अपने स्टॉल के पीछे खड़ा ये मंजर देखकर बेचैन हो जाता है। बेगम देख, लोग कैसे बिट्टू की तरफ खींचे जा रहे हैं। मेरे स्टॉल में तो सिर्फ चमक ही चमक है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। मीठे का था न तुझे, असल चीज मेरा तो तू दिखावा नहीं होता। जज साहब की आमद का वक्त करीब आते ही लोगों में जोश बढ़ने लगता है। कालू बिट्टू से बात करने जाता है और मीठा मौका देखते ही कालू के स्टॉल के करीब कुछ करने की कोशिश करता है। जॉनी छुपकर ये सब देख लेता है और एन उसी वक्त कालू भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मीठे को वो रंगे हाथों पकड़ लेता है। तो ये सब तू कर रहा था? मैं समझ रहा था कोई और है। अरे कालू, वो बस क्या, ठीक इसी तरह जैसे सालों पहले तूने मुझे बीमार जानवर थमा दिया था, अब तू मेरा स्टाइल भी बर्बाद कर रहा है। उसी वक्त जॉनी दरख्त के पीछे से निकलकर आ जाता है। मैंने कल रात सब देख लिया था, मीठा ही रात को सबके स्टाइल खराब कर रहा था। शोर की आवाज सुनकर कम्मू और पप्पू भी चले आते हैं। इसी हंगामे में कालू गुस्से में आकर मीठे के स्टॉल का कुछ सामान जमीन पर गिरा देता है। ठीक वही मंजर जहां से कहानी ने आगाज लिया था। मीठे, क्या ये सच है? मीठा सर झुका लेता है। जी चौधरी साहब, सच है। मुझे लगा कालू और बिट्टू मुझे मिलकर हराने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। और कालू, तूने भी अपने पुराने गुस्से में मीठे का स्टाइल खराब किया। कालू शर्मिंदा होकर सर हिलाता है। जी चौधरी साहब, मैं जानता था ये ठीक नहीं, लेकिन पुराना गुस्सा नहीं रोक सका। तुम दोनों ने ही गलत किया, लेकिन बिट्टू जिस पर बगैर सबूत के शक किया गया वो शुरू से ईमानदार निकला। बिट्टू आगे आता है। चौधरी साहब, गुस्सा अपनी जगह, लेकिन असल बात ये है कि आजादी का दिन मुकाबला या बदले का दिन नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी दिखाने का दिन है। मीठे भाई, अगर आप मेहनत पर भरोसा करते तो शायद आपका स्टाइल भी सबसे अच्छा बनता। मीठा शर्मिंदा होकर बिट्टू के पास आता है। बिट्टू, मुझे माफ कर दे, उस रात मैंने ही तेरे स्टाइल के दुपट्टे खराब किए थे और आज फिर गलत रास्ता अपनाया। मीठे भाई, कोई बात नहीं, बस आइंदा मेहनत पर भरोसा रखना, शॉर्टकट पर नहीं। चौधरी साहब फैसला सुनाते हैं। मीठे, तेरा स्टाइल मुकाबले से खारिज किया जाता है और तुझे कालू के प्यालों का नुकसान देना होगा। कालू, तुझे भी मीठे के सामान का नुकसान भरना होगा और बेहतरीन 14 गज का स्टाइल का इनाम आज बिट्टू को दिया जाता है, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बगैर किसी दिखावे के सबसे अच्छा स्टाइल बनाया। बिट्टू इनाम वसूल करता है। ये देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। नसीबो जो एक तरफ खड़ी ये सब देख रही होती है। मीठे, मैंने कहा था ना दिखावे से कुछ नहीं मिलता, और मैंने कहा था ना मीठे को किसी स्टाइल सजाना नहीं आता। देख लिया, आज फिर साबित हो गया। मीठा मुंह बसोर कर खामोश खड़ा रह जाता है। कम्मू और शीदा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अरे यार, ये तो बिल्ली या भूत का काम नहीं था। नहीं कम्मू, ये इंसानों की अपनी चालाकी और पुराने हिसाब थे, इसमें किसी जिन भूत का कोई कसूर नहीं था। चौधरी साहब आखिर में गांव वालों से मुखातिब होते हैं। आज का दिन याद रखना, 14 अगस्त हमें सिखाता है कि आजादी मेहनत और ईमानदारी और इत्तेहाद से मिलती है। ना दिखावा काम आता है, ना पुराना बदला लेने से सुकून मिलता है, और असल सुकून तो माफ कर देने में है। फिर मेले का इख्तिताम हो जाता है। बिट्टू और छम्मो खुशी खुशी अपना इनाम लेकर चले जाते हैं।